हेलो दोस्तों, मैं सोहम कुमार। संपूर्ण जीके में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। आज का हम लोग का ये टॉपिक रहेगा। और अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पार्ट वन रहेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है और ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका फुल डिस्कशन भी देखेंगे। तो इसका 2 पार्ट होगा, आप लोग दोनों पार्ट देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और थ्योरी के साथ-साथ पूरा क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और ये हमारा यहाँ से अब क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, ठीक है? जिसमें कि गवर्नर जनरल और वायसराय कैसे-कैसे, क्या-क्या हम लोग सारा देखते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएँगे। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्लाइव के समय में लॉर्ड क्लाइव के समय में ओसैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे, ठीक है? ओसैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए थे। ओसैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना बंद करा दिया था, ठीक है? उपहार लेना बंद करवा दिया था तथा निजी व्यापार भी बंद करवा दिया था। उसने उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उस सैनिक को ही मिलता था जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अब भत्ता वैसे सैनिक को मिलता था जो कि बंगाल और बिहार से बाहर अंग्रेजों का काम कर रहे थे, ठीक है? अब देखिए, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकोषीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है, ठीक है? वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। और राजस्व सुधारों को व्यक्तिगत करने के लिए उसने परीक्षण और और ओशुद्धि के नियम को अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया था, ठीक है? अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। कब हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 ईस्वी में, ठीक है? अब देखिए, इसी समय सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। चलिए, अब जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई और जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने तैयार की थी। कार्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों और व्यापारिक सुधारों में जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे, ठीक है? सुरक्षा प्रकोष्ठ, ये क्वेश्चन पूछा गया, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित था? तो वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली दोनों दोनों संबंधित थे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं वारेन हेस्टिंग्स जो निरंकुश कार्यों के कारण उसे उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, ठीक है? एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है? अब 1788 से 95 ईस्वी तक ये मुकदमा चला था, किंतु यह मुकदमा जो महाभियोग ये गलत सिद्ध हुआ और इसे रिहा कर दिया गया था। और इसे जब ये मुकदमा चला तो इसे लंदन वारेन हेस्टिंग्स को बुला लिया गया था। अब देखिए, अगला देखते हैं अब नीचे। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थिव की नीति और संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति, ठीक है? तो ये देखिए, डेट डेट वाइज है। ये कैसे कैसे ये लोग का
मतलब समय के हिसाब से ये लोग भी अपना नीति चेंज करते गया। अब देखिए दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। शक्ति शक्ति किसके हाथों में थी? कलेक्टर के हाथों में शक्ति केंद्रित कर दी गई थी और 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर की दीवानी अदालत तथा दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्ति कर दी गई थी। और इसके अतिरिक्त इसने फौजदारी शक्तियों को सीमित मामलों में फौजदारी न्याय के लिए अधिकार भी दे दिया था। और 1790-92 ईस्वी के बीच भारत न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली न्यायालय बंगाल के हेतु 3 बंगाल के हेतु किया था और एक ही सिर्फ बिहार के लिए किया था। ठीक है, 4 भ्रमण करने वाली जो न्यायालय थी, इसमें से 3 बंगाल को दिया और एक बिहार के लिए दिया था। ठीक है, और इसमें क्या कि इसकी अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष था वो यूरोपीय व्यक्ति ही था, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय था लैंग्वेज सब समझने के लिए, तो इसके लिए एक भारत में काजी और मुफ्ती को भी ये लोग अपने साथ रखा था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर था। ठीक है, और इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी तथा उसके पास केवल संबंधित शक्तियां ही रह गई थी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की श्रेणी बनाई गई थी। जिला न्यायाधीश को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए थे। ठीक है, न्यायाधीश को अभी के जैसे में न्यायाधीश को सिर्फ कोर्ट में ही जो भी काम होता है बस, लेकिन उस समय का क्या था, न्यायाधीश को फौजदारी यानी कि फौजदारी और दीवानी क्या था। देखिए लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन को लागू किया था। द्वैत शासन क्या होता है? देखिए द्वैत शासन, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। दीवानी में क्या होता है कि जितना भी पैसा का लेखा जोखा होगा वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, और जितना भी मारपीट का जो भी होगा, मारपीट या फिर भूमि विवाद जो भी रहेगा, वो भारत वो मुगल नवाब के हाथों में था, जो वहाँ का स्थानीय शासक था। ठीक है, तो इसी ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये द्वैत शासन लागू किया गया था। द्वैत शासन यही हुआ, एक फौजदारी एक दीवानी। जहाँ से कि ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट था वो अंग्रेज अपने पास रखे थे, और जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टेंशन था उसे मुगल नवाब के हाथों में सौंप दिया था। ठीक है, अब देखिए जिला न्यायाधीश को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए थे। भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। इसलिए अगर पूछे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं भारत में, तो वो कॉर्नवालिस ने इस सिविल सेवा का जनक किया था। ठीक है, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 तक से 5 अक्टूबर 1805 तक, ए, कहने का मतलब है कि 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो गई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी, क्योंकि इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, और इसे इसने जो हम लोग या आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो कि सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, उसका जन्मदाता कॉर्नवालिस ही है। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर इसका कब्र भी स्थित है। अब आते हैं अगला। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। और अब देखते हैं बेसिन की संधि दिसंबर 1882 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ साथ ये बसिन की संधि हुई थी। अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला
पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला सरदार कौन था? तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले पेशवा उसे 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई थी। ठीक है। अब देखिए वेलेस्ली में आते हैं। देखिए वेलेस्ली ने, जो कि 1798 से 1805 तक रहा था, तो ये भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है। और उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था जब इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, तथा यह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी, और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। अ, प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में कहाँ पर? तो अवध में से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसे उसकी सीमा की रक्षा करने का वचन दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो हैदराबाद। पहला कौन था? हैदराबाद। उसके बाद फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना है। हैदराबाद, फिर मैसूर, क्योंकि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद तो फिर इसे सहायक संधि स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद तंजौर था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला आते हैं 1801 ईस्वी में। और उसके बाद फिर पेशवा ने भी स्वीकार किया था, बराड़ के भोसले ने भी स्वीकार किया था, सिंधिया ने भी, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर ने भी सहायक संधि स्वीकार किया था। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया, तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तथ 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 तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में व्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार हो गया था। परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़ करके 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों को अपने प्रदेशों में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक व्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा समायोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। ठीक है। किसका नाम? तो विलियम बेंटिक का, क्योंकि इसी के समय में अ, शिशु प्रथा पर प्रतिबंध और नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध, सब ये सब लगा था, जो कि बहुत अच्छा काम भी हुआ था, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से भी। अब 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन की सहायता से ठगों का समाप्त किया, और उन्होंने 1500 ठगों को बंदी बना लिया और बहुत को फांसी भी दे दिया गया। इस तरह से ठगों का अंत भी हो गया। अब देखिए 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात पर भी बंद कर दिया। 1811 ईस्वी एवं 23 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दास्ता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर
से कानून बनाने के लिए कहा गया और 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत में दास्ता दास्ता को क्या कर दिया कि ये सही नहीं है। ठीक है। अब देखिए 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया और आंग्ल नेपाल युद्ध। अब देखिए आंग्ल आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 और 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, जो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुई थी। और इसी संधि के तहत जो आपका ये भारत के मैप में ये आपका उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, तो ये जो भाग है, तो यहाँ तक नेपाल का भाग था, जो कि ये भाग को ब्रिटिश ने ले लिया और इधर भी ले लिया। तो इधर काली नदी और मेची नदी जो कि अब सीमा भारत सॉरी उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच ये काली नदी सीमा बनाती है और इधर सिक्किम और नेपाल मेची नदी सीमा बनाती है। तो उसी समय ये सुगौली की संधि के तहत ये सब तय किया गया था। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं कि 1854 में आपको कभी कभी संधि 1815, ये देखिए संधि 2 दिसंबर 1815 को ही लेखबद्ध हुई थी, कि 2 दिसंबर 1815 को ही लेखबद्ध हुई, लेकिन 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं अगला 1854 ईस्वी में कर्नल सलीमैन के स्थान पर जेम्स जेम्स आउटरम को कहाँ का रेजिडेंट शुरू बनाया गया था? तो फिर अवध का। और उसने कहा था क्या कि इसका प्रशासन बहुत ही दूषित है और जनता की जो स्थिति है वो बहुत शोचनीय है। और इसके रिपोर्ट पर में फरवरी 1856 में इस पर कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और यहाँ पर और इसे ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र में विलय कर लिया गया था। कब? तो 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन थे? सबसे पहले व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय किया गया पहला कौन था? तो सतारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया, सतारा। फिर जैतपुर एवं संबलपुर है, बाघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, करौली है, इस तरह से करके थे। सबसे पहले कौन था? सतारा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यवगत सिद्धांत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ये भी आपका पूछा जाता है कि कौन सा था ट्रेन? तो वो पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक ले जाना और दूसरा उद्देश्य क्या था कि दूर दराज तक क्षेत्रों तक सेना को भी पहुंचाना, क्योंकि अगर कहीं विद्रोह हो जाए तो उसे सरलता से दबा दिया जाए। ठीक है। और रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। और ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय में हुआ था, जो कि ये कांग्रेस स्थापना के समय भारत का वायसराय था। ठीक है। और 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। ठीक है। अब देखिए डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था और सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। इस प्रकार विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ठीक है। 1857 बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन नहीं, 1856 देना है। ठीक है। 1856 पारित हुआ और इस अधिनियम में अधिनियम के नियम आप लोग को याद रखना है। कौन? तो एक्स भी यानी कि 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस पर विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित कर दिया गया। और विधवा के कल्याण से जुड़े अन्य नेता कौन थे? पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोंधो केशव कड़वे थे, और जो कि धोंधो केशव कड़वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। कहाँ? तो पूना में, महाराष्ट्र के पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना 1899 ईस्वी में किया था।
अब देखिए 1857 ईस्वी के महान 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 क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उनको ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जो हुआ था, और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी में केसर हिंद की उपाधि उपाधि भी दी गई थी। किसे? तो महारानी विक्टोरिया को दी गई थी, जो कि महात्मा गांधी को भी केसर हिंद की उपाधि मिली थी, और जो कि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑकलैंड था। ठीक है। और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा पर उन्मूलन किया था। इसके काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भों में लॉर्ड एलेनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला, और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द का J.W.S. वायली ने रिव्यू एक लेख में लिखा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब? 1872 ईस्वी में हुआ था। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये एकमात्र वायसराय था लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करने के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा कर दिया गया था। अब मेयो प्रथम गवर्नर जनरल जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। ठीक है। और इस अधिनियम को विपरीतगामी या असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया था, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात भी कहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वज्रपात किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर जो कि भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश की शक्तियां समान कर दी जाए, और अंग्रेजों का केस भारतीय भी लड़ सकता है और अंग्रेज भी लड़ सकता है। तो इससे क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि ये सब होने के बाद फिर एक बवंडर खड़ा हो गया, और यूरोपीय लोग ने अपने विशेषाधिकार को कुठाराघात बताया और कहा क्या कि हम भारतीयों से सर्वोच्च हैं और ये हमारा केस कैसे लड़ सकता है। तो ये इल्बर्ट विधेयक पर बहुत तरह का सवाल उठ गया था। देखिए, लॉर्ड रिपन जिसे कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। और सॉरी, मैं वो कॉर्नवालिस में कह दिया था, तो वो आप लोग वहाँ से चेंज कर लीजिएगा। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्योंकि अपने शासनकाल में ये बहुत
फैक्ट्री अधिनियम सब लाया था और बहुत तरह का ये सुधार किया था। इसके पहले जो लिटन थे, लिटन ने बहुत सारी बहुत सारा आक्रामक नीति भी लाया था, जिसका कि सुधार करके रिपन ने उसे ठीक किया था। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में 7 से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक था और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 छुट्टी का प्रावधान था। और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो 1810 साल के बाद जो शुरू हुआ था 1891 में, इसमें सभी मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी भी दी गई थी। लॉर्ड मेयो के समय सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें महत्वपूर्ण नियम प्रदान किए किए थे। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत का स्थानीय स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे है आपका स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर शासन का जनक कहा जाता है। और चार्ल्स मेटकॉप ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। किसे? मेटकॉप को। और भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में दूसरा विभाग दे दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन के काल में जो कि 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया था? सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि रखा था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट किससे किया था? औरंगजेब से किया था, जिसे कि हम लोग जिंदापीर के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्शल को भारतीय सचिव नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जानते हैं। और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को प्रत्येक मताधिकार एवं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी या फिर महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसे दिल्ली दरबार या फिर तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और राजधानी का भी स्थानांतरण हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली ला गया कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया था भारत की राजधानी। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा थ्योरी सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट बोला और आप लोग को तो ये सब तो पता ही होगा जो भी कर रहे हैं। और जिसे नहीं पता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा स्क्रीनशॉट, ये आपका हो गया अगला। अगला देख लीजिए। ठीक है, फिर अब यहाँ से ये पूरा अभी आपका पूरा स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अगर आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोग इस चैनल पे क्या है कि जितना भी अभी तक में पूछा गया सवाल है, एक एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, सारा का सारा वीडियो अपलोड होगा, टोटल घटना चक्र। और अगला जितना भी पूछते जाएगा स्टेट वाइज सभी का अपलोड होगा। आप लोग चैनल पर बने रहें और हमेशा हमेशा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
ये तो बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव भारत बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये पहला नंबर गलत है, ठीक। अगला देखते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग सवाल। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं है, ठीक, इनमें से कोई नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। वारेन हेस्ट सॉरी इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये इसमें नहीं था, तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत था, ठीक है, टोटल का टोटल। देखिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अब देखिए, जन प्रशासन की निवारण हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की थी, ठीक है। जन प्रशासन की निवारण हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओसैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, ठीक है। और देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। लॉर्ड डलहौजी को द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए, ये इसका पूरा डिटेल है जो कि ऊपर हो चुका है पूरा। अब देखिए अगला देखते हैं सवाल हम लोग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं अब। देखिए, 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था 1774 से 85 तक। और इसके 84 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इस सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध किससे है? ठीक है, एक मतलब किसके समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ये था, ठीक है। रिंग फेंस की नीति, तो ये भी आपका वारेन हेस्टिंग से देख लीजिए। इसका क्या है कि स्थापना कब कब हुई थी? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स, और रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, उसे घेरे की नीति कहते हैं। और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और लागू कौन किया था? तो मैं आपको बताया था, फौजदारी और दीवानी, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ये देखिए 47 और 41 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला अगला सवाल अब देखते हैं यहाँ से हम लोग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर, क्योंकि यह भारत में बहुत ही उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का जो एक्ट था उसका ये विरोध भी कर रहे थे, तो इसलिए इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि इसे ये मुकदमा गलत सिद्ध हुआ और ये छूट गए, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स एक निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, और जो 1788 से 1795 तक चलता रहा था, ठीक है, लगभग 7 से 8 साल तक। किंतु ब्रिटिश संसद में उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया था, और कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ अपने साम्राज्य के हितों के लिए किया था, न कि अपने लिए किया था। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों का मत भिन्न है, क्योंकि वी ए स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है कि
उसके थोड़े से दोस्त, जहाँ तक वे वास्तव में दोस्त थे, उस राजनीतिज्ञ के दोस्त थे जिस पर सहसा की संकट आ पड़ा हो, तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो, वे कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जाना आवश्यक ही था। तो ब्रिटिश लेखक थे, और तो वो तो खैर अपने ही पक्ष में लिखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वो कब, तो किस पर, तो वारेन हेस्टिंग्स पर। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितना प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह आपका कार्नवालिस भी इंपॉर्टेंट है, लिटन भी इंपॉर्टेंट है, कर्जन भी है, कैनिंग भी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो न्यायिक संगठन तो कार्नवालिस, ठीक है। इसे इसने, देखिए, न्यायिक संगठन जैसे कि आपका लोक सेवा आयोग की स्थापना सब किया था, तो इसलिए इसे न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कार्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1763 ईस्वी में कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये सब तो पूरा हो गया है। अब देखिए अगला, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था किसने, तो कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो ये देखिए आपका गाजीपुर में था, उत्तर प्रदेश में इसकी जो मृत्यु हो गई थी, मैं ये आपको बताया, ठीक है। तो ये सब का डिटेल हो चुका है ऊपर में, इसलिए मैं आपको पूरा जितना भी था मैं आपको पूरा पढ़ करके सुना दिया कि बार बार आपको पढ़ने का जरूरी ना पड़े, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये लागू नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो ये ऊपर में मैं आपको जहाँ जहाँ था क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं आपको वहाँ पर आपको हिंट्स कर दिया था, ठीक है। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। देखिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ अपनी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी, ठीक है। परिणाम स्वरूप जसवंत राव होलकर की सेना पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय भागकर बेसिन में शरण ले लिया, ठीक है। और बेसिन में 1802 में संधि कर लिया ब्रिटिश के साथ, ठीक है, और ब्रिटिश की संरक्षता स्वीकार कर ली, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था, ठीक है। बाजीराव द्वितीय, ये आप लोग याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि 1802, आप लोग ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो कौन था वो सहायक संधि स्वीकार करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, ये डुप्ले के द्वारा किया गया था, ठीक है। और डुप्ले के द्वारा क्या था कि भारतीय राजाओं को सेना किराए पर देते थे, ठीक है। और क्लाइव के काल से ही यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई, ठीक है। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि इसके विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया गया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया, और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था, ठीक है। यदि देखिए वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा हैदराबाद। और अगर यहाँ पर पूछे कि वेलेस्ली के सहायक संधि, तो कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद। और अगर पूछे कि ये, और अगर डायरेक्ट अगर पूछे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो है ही,
क्योंकि ये जो सहायक संधि था ये ब्रिटिश के द्वारा किसका पर्सनली नहीं था, ये डुप्ले के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो उसी को ये लोग लेकर के चल रहे थे और वेलेस्ली अपना खुद का भी सहायक संधि लाया था। ठीक है, तो वो किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। कि अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में सहायक संधि का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या था कि वेलेस्ली किसी का सहायक बन के रहने पर सबकी जलती है। ठीक है, तो इससे इस तरह से आप लोग भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो ये इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। मैसूर के शासक ने भी की थी, कब? लेकिन जब टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तब। ठीक है, तो इंदौर के होलकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर सब थे। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? ठीक है, कौन था? तो ये हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, उसके द्वारा अनुक्रम कौन सा सही है? ठीक है, पहले कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया? ये देखिए सबसे पहले कौन कौन किया? तो सिंधिया। ठीक है, फिर मैसूर, और फिर हैदराबाद, फिर अवध। ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर मैसूर ने, फिर अवध, फिर सिंधिया ने किया था। ठीक है, ये देखिए ऊपर में आपका था हैदराबाद, मैसूर, देख लीजिए सबसे पहले कौन था? हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, ये सब था। ठीक है, फिर देख लीजिए हैदराबाद, मैसूर, अवध, फिर सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया? किसने किया था सहायक संधि? तो ऑप्शन नंबर बी वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। अगला देखते हैं सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? क्या था सहायक संधि? तो शत्रुओं के विरुद्ध सेना सहायता करना। ठीक है, मराठा पिंडारियों के आक्रमण, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ये क्या था सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य? तो ये अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था कि धीरे धीरे अंग्रेज का क्षेत्र फैलता जाए और सभी अंग्रेजों पर डिपेंड हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए आपका आपका आरएएस में पूछा गया सवाल था राजस्थान में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कालानुक्रम सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, देख लीजिए ये आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, ये सही सुमेलित है। सहायक संधि 1863, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, 1813 नहीं होगा। देखिए इसका थोड़ा सॉरी 1813 होगा, ये सही है। सहायक संधि 1863, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में सॉरी इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम के बाद पूर्णतः समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 20 सम्मिलित नहीं है। देखिए अब उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप का साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए आपका
1999 में पूछा गया सवाल है आईएएस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वेलेज़ली। वेलेज़ली को टीपू सुल्तान ने दबाने के लिए वहाँ नेपोलियन से भी संधि कर लिया था, ताकि वो नेपोलियन इधर से युद्ध जीत जीत करके जब वो भारत आते हैं तो टीपू सुल्तान उसका साथ देने के लिए तैयार था, परंतु नेपोलियन भारत पहुंच ही नहीं पाया, और जहां वो युद्ध कर रहे थे वहां वो हार गया। ठीक है, और वो भारत में जब नेपोलियन युद्ध कर रहा था तो भारत में ब्रिटिश का झंडा फहराए कौन रखा था, तो वेलेजली ने। ठीक है, जो कि सहायक संधि शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय का समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने का सोच रहा था। ऐसी स्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। ठीक है, अगला सवाल, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स तो उससे पहले था, जिस पर कि महाभियोग की मुकदमा लगाया गया था। तो ये, और आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? तो 1416। और इस समय कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, देखिए अब अगला, सुगौली संधि, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कहीं कहीं 1816 भी मिलेगा, कहीं कहीं 1815 भी मिलेगा। ये 1815 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, और 4 मार्च 1816 को ये लागू हो गया था। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? सर जॉन सॉर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, और लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से ये संबंधित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर रहा था? टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर रहा था? तो 1820 से 27 ईस्वी तक ये मद्रास का गवर्नर रहा था। ये इसका पूरा डिटेल है। सर टॉमस मुंड्रो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर रहा। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्से में ये लागू की गई थी, और कुर्ग तथा असम में भी ये शुरू किया गया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो ये किसने लिया था? विलियम बेंटिक ने लिया था। विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि यहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। ये सब कुछ नहीं था, ये सब अंग्रेजों का ये सब बहाना था। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस। और इसी के समय में श्री श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपना लगभग 50% अपना साम्राज्य खो दिया था, और 3 करोड़ रुपया ब्रिटिश ने इस पर जुर्माना लगाया था, जिसके बदले टीपू सुल्तान के बेटे को वो अपने पास बंदी बना करके रखे थे। जब वो सारा पैसा देते तो उसे उसका बेटा लौटा देते। ठीक है, तो ये सब है। देखिए आज हम लोग 35 क्वेश्चन तक देखेंगे, उसके बाद तो हम लोग का जो अगला रहेगा लगभग इसमें 120 क्वेश्चन है। फिर बाकी जो बचा रहेगा 90 लाख क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ठगों का ये तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, ठगों में हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के सम्मिलित दोनों धर्मों
के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा एवं भवानी की पूजा करते थे। प्रायः ये अपने शिकार का सिर काटकर देवी चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उसका यह धंधा विधि का विधान है तथा उसके शरीर की मृत्यु उसके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने 1500 ठगों को बंदी बना लिया और कुछ को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ठगों का उन्मूलन ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका 35 क्वेश्चन हो गया। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था और कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था। 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया 1830 के बाद। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 35 क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये टोटल लगभग और भी ये सब देखिए क्वेश्चन ही है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और इससे बाहर गवर्नर जनरल में कभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, आप लोग ये टोटल वीडियो देखिए, सेकेंड पार्ट भी, और चैनल पे हमेशा बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम टोटल का टोटल जितना भी घटना चक्र है सारा वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, ज्योग्राफी का भी अपलोड है। ठीक है, और हिस्ट्री का भी लगभग हम लोग का 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ज्योग्राफी का भी 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग वहाँ से जरूर देखिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।